वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। इकाई 7 चोल राज्य प्रशासन, अर्थव्यवस्था और संस्कृति। उद्देश्य प्रस्तावना। आरंभिक चोल शासक, चोल राज्य और प्रशासन, राज्य की प्रकृति, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय और ग्राम प्रशासन, सैन्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कृषि, व्यापार, समाज, चोल संस्कृति, कला, वास्तुकला, मंदिर वास्तुकला, मूर्ति कला और चित्रकारी। उपसार, सारांश। उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्न विषयों को समझ सकेंगे। दक्षिण भारत में चोल वंश का उदय और विकास, चोल राज्य की प्रकृति, नाडु प्रशासन, मंदिर की अर्थव्यवस्था, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संस्कृति संपर्क। प्रस्तावना। चोल राजवंश भारतीय इतिहास के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक था। राजा चोल और उनके उत्तराधिकारी राजेंद्र चोल, राजाधिराज चोल, वीर राजेंद्र चोल और कुलोत्तुंगा चोल के तहत दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में चोल एक सैन्य, आर्थिक और संस्कृति शक्ति बन गई। चोल शासन ने भारत, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संस्कृति संपर्क कायम किया। बंगाल की खाड़ी में लगातार चोल व्यापारी जहाज़ों ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील के रूप में पुनर्निर्मित किया। चोल इतिहास के अध्ययन के लिए उपलब्ध साक्ष्यों में प्रमुख हैं बड़ी संख्या में प्राप्त शिलालेख, बड़े पैमाने पर पाए गए मंदिर परिसर और तमिल भाषा में रचित भक्ति साहित्य। जयगोडार ने कुलोत्तुंग प्रथम के कलिंग के 2 आक्रमणों पर एक अर्ध-ऐतिहासिक रचना कलिंग पट्टपर्णी लिखा। चोल वंश ने 9वीं शताब्दी उत्तरार्ध से 13वीं शताब्दी की शुरुआत तक शासन किया। चोलों ने वर्तमान तमिलनाडु में उपजाऊ कावेरी नदी घाटी पर शासन किया। यह उनका मुख्य क्षेत्र था, जिनके एक विस्तारित राज्य के लिए एक समृद्ध कृषि संसाधन आधार प्रदान किया। उन्होंने अपनी शक्ति की चरम सीमा पर काफ़ी बड़े क्षेत्र पर शासन किया। तुंगभद्रा के पूरे क्षेत्र को चोल राजाओं के अधीन 2 शताब्दियों से अधिक समय तक एक राज्य के रूप में एकजुट किया गया था। चोल का इतिहास 4 खंडों में आता है। संगम साहित्य। प्रारंभिक चोल 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी। संगम चोलों के पतन के बीच का काल। विजयालय 848 से 1070 से चोल उदय। कुलोत्तुंग का बाद का चोल वंश 1070 1122। आरंभिक चोल शासक। संगम साहित्य से पहले चोल राजाओं का उल्लेख मिलता है। आमतौर पर विद्वान मानते हैं कि यह साहित्य 2री या 1ली शताब्दी का है। संगम युग के अंत से 3 शताब्दियों के संक्रमण काल के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है, जिसमें तमिल देश के पांड्य और पल्लव हावी थे। कलाभारों ने तमिल देश पर आक्रमण किया, मौजूदा राज्यों को विस्थापित किया और उस दौरान शासन किया। उन्हें 6ठी शताब्दी में पल्लव और पांड्या वंश द्वारा विस्थापित किया गया। 9वीं शताब्दी में 2री तिमाही में विजयालय तक 3 शताब्दियों के दौरान चोलों की कोई अधिक जानकारी नहीं है। चोल साम्राज्य के विस्थापक विजयालय थे, जो कांची के पल्लवों के अधीन थे। उसने 850 ईस्वी में तंजौर पर कब्जा कर लिया और इसे अपनी राजधानी बनाया। चोल राजवंश आरंभिक मध्यकाल में अपने प्रभाव और शक्ति के चरम पर था। दूसरा चोल राजा आदित्य प्रथम पल्लव वंश के अंत का कारण बना। 907 में उनके बेटे पुरातक ने पांड्या शासन राजसिम्हा द्वितीय से मुराई को जीत लिया। उन्होंने मुराईकोंडा, मुराई का विजेता की उपाधि धारण की। विजयालय चोल 848-870 ने शाही चोल साम्राज्य की स्थापना की। उसने कावेरी नदी के उत्तर
के क्षेत्र पर शासन किया। आदित्य 891-907 विजयालय का पुत्र था। इसमें पल्लवों और पश्चिमी गंगा साम्राज्य को हराकर चोल साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाया। परांतक ने अपने पिता द्वारा शुरू किए गए विस्तार को जारी रखा। 910 में पांड्य साम्राज्य पर आक्रमण किया। उसने राजधानी बंदूरे पर कब्जा कर लिया और बुंदेलखंड की उपाधि धारण की। पांड्य राजा श्रीलंका के निवासन में भाग गए और उपरांतक में पूरे पांड्या देश पर अपना विजय अभियान पूरा किया। सफलता की ऊंचाई पर परांतक के प्रभुत्व में आंध्र प्रदेश के नन्नौर तक लगभग पूरा तमिल देश शामिल था। चोल अनुदानों से यह स्पष्ट है कि परांतक एक महान सेनापति था जिसने व्यापक विजय प्राप्त की। उनके राज्य का अतिरिक्त प्रशासन बहुत अच्छी तरह से संचालित था। उन्होंने एक शिलालेख में गांव की सभाओं के संचालन के लिए नियम बनाए। दक्षिण के ग्रामीण संस्थान परांतक प्रथम से बहुत पहले से है, लेकिन उन्होंने स्थानीय सुशासन के समुचित प्रशासन के लिए कई सुधार किए। राजा ने एक शक्तिशाली स्थानीय सेना और एक नौसेना बनाई। तंजौर शिलालेखों ने बड़ी संख्या में सेना का उल्लेख किया गया। सेना को हाथी सैनिक, घुड़सवार सेना और पैदल सेना में विभाजित किया गया था। पांड्यों चारों ओर सिंहलों ने चोलों के खिलाफ गठबंधन किया और 1994 ईस्वी में राजा के कमंडल युद्ध में चेरा राजा भास्कर रवि वर्मन तिरुवर्दी ने नौसेना बड़े को नष्ट कर दिया। राजा ने पांड्य राजा अमरभुजंग को हराया और वीरिनम बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। इन विजय के उपलक्ष्य में राजा की बूंदी चोल की उपाधि धारण की। सिंघल के राजा महिंद्रा थे। जब राजा ने 1993 ईस्वी में श्रीलंका पर आक्रमण किया था, राजा ने श्रीलंका के केवल उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया, जबकि दक्षिण भाग स्वतंत्र रहा। राजा की अंतिम विजय में से एक मालदीव के द्वीपों की नौसेना विजय थी। राजा ने 1000 ईस्वी में भूमि सर्वेक्षण और मूल्यांकन की एक परियोजना शुरू की। राजा ने स्थानीय सुशासन को मजबूत किया और अपनी स्वायत्तता बनाए रखते हुए लेखा और नियंत्रण की एक प्रणाली स्थापित की, जिसके द्वारा ग्राम सभाओं और अन्य सार्वजनिक इकाइयों को ध्यान में रखा गया। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने पहला चोल शिष्टमंडल चीन भेजा। 1010 ईस्वी में राजा ने तंजावुर में विदेश्वर मंदिर का निर्माण किया, जो शिव भगवान को समर्पित था। मंदिर और राजधानी ने धार्मिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में काम किया। मंदिर 2010 में 1000 साल पुराना हो गया। ये मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है, जिसे ग्रेट लिविंग चोल मंदिर के रूप में जाना जाता है, जिसमें अन्य 2 गंगाईकोंडा चोलपुरम और ऐरावतेश्वर मंदिर है। राजा के बेटे राजेंद्र योग्य उत्तराधिकारी साबित हुए। राजेंद्र ने 1017 में श्रीलंका पर आक्रमण किया और पूरे द्वीप पर कब्जा कर लिया। सिंघल राजा महिंद्रा को बंदी बना लिया गया। 1019 में राजेंद्र की सेनाओं ने कलिंग से होकर गंगा की नदी और प्रस्थान किया। चोल सेना बंगाल के पल्लव साम्राज्य में पहुंच गई, जहां उन्होंने महिपाल को हराया। चोल सेना ने पूर्वी बंगाल पर हमला किया और चंद वंश को गोविंद चंद को हरा कर विस्तार क्षेत्र पर आक्रमण किया। उन्होंने
गंगाईकोंडा चोलपुरम में एक नई राजधानी का निर्माण किया और गंगाईकोंडा की उपाधि ली। 1025 में राजेंद्र हिंद महासागर में चोल सेना का नेतृत्व किया और श्रीविजय पर हमला किया। उसने मलेशिया और इंडोनेशिया में कई स्थानों पर हमला किया। चोल सेनाओं ने शैलेंद्र राजवंश के अंतिम शासक विजयतुंग वर्मन को बंदी बना लिया। चोल आक्रमण श्रीविजय का अंत था। आखिरी शताब्दी के लिए दक्षिण भारत के तमिल व्यापारी समूह ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपना दबदबा बनाया। राजेंद्र चोल ने एक विशाल कृत्रिम झील का निर्माण किया जो 16 मील लंबी थी। चोल राज्य और प्रशासन। चोल राज्य और प्रशासन हमेशा द्विधापूर्ण बहस का विषय रहा है, क्योंकि हम स्वायत्तता स्थानीय शासी निकायों के साथ शक्तिशाली राजाओं को चोल प्रशासन में एक साथ देखते हैं। कावेरी घाटी में भूमि अनुदान से भूमि मालिक वर्ग के उदय को अक्सर भू मैग्नेट कहा गया और उन्होंने चोल प्रशासनिक संरचना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चोल राज्य की प्रकृति। नीलकंठ शास्त्री ने चोल राज्य को बेज़ान्टाइनिट साम्राज्य की तरह एक विकेंद्रीकृत राज्य के रूप में व्याख्या की है। बाद के शोधों में चोलों के नाडु और स्थानीय सुशासन की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। बेटेनस्टीन ने चोल राज्य की प्रकृति को समझने के लिए सेंगमेटेरी स्टेट मॉडल विकसित किया। स्टीन की समझ की विद्वानों ने आलोचना की है कि क्योंकि इन्होंने स्थानीय सभाओं और ब्राह्मण गांव द्वारा निभाई गई भूमिका की अनदेखी की। आर चपलक्ष्मी बाई, सुलभ लेडलू, नोब्यू, करासमीरा, जेम्स हितीजमैन ऑफ और केशवन बेलूनत ने भक्ति आंदोलन, शहरीकरण, मंदिर व्यापारी गिल्ड, भूमि अनुदान और ग्राम सभाओं की भूमिका पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। कुछ विद्वान जैसे डी बिजू स्पेसर ने चोल अभियानों की व्याख्या लूट की राजनीति के रूप में की है। हरमन कुक्के ने चोल शासन के दौरान दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध को प्रकाश में लाया। चोलों के युग में संपूर्ण संस्कृत भारत पहली बार किसी एक राजवंश के अधीन लाया गया था। चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता उनके स्वायत्त गांव और नगर प्रशासन थे। प्रशासन के शीर्ष पर सम्राट चोल प्रशासनिक संरचना की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी मित्र शासकों की पूजा और मित्र राजाओं को श्रद्धांजलि के रूप में मंदिरों का निर्माण चोल का काल की विशेषता थी। ऐसी प्रथाओं से चोल राजाओं की शक्ति और प्रभाव का संकेत मिलता है। केंद्रीय प्रशासन सरकार की प्रणाली राजतंत्रीय थी, जैसे कि संगम युग में था। तंजावुर की शुरुआत राजधानी में के अलावा और बाद में गंगाईकोंडा, चोलपुरम, कांचीपुरम और मिदेर में क्षेत्रीय राजधानियाँ थीं, जिसमें कभी कभार अदालतें होती थीं। राजा सर्वोच्च और अधिनायक थे। उनकी प्रशासनिक भूमिका में अधिकारियों को आदेश जारी करना शामिल था। आधुनिक अर्थों में एक विधायिका एक विधि प्रणाली की कमी के कारण राजा के आदेशों की निष्पक्षता उसकी धर्म में नैतिकता और विश्वास पर निर्भर करती है। चोल राजाओं ने मंदिर का निर्माण किया और उन्हें बड़ी संपत्ति दी। मंदिरों ने न केवल पूजा स्थलों के रूप में बल्कि आर्थिक गतिविधियों के केंद्रों के रूप में भी काम किया। चोल मंदिरों ने राजाओं को वैधता प्रदान करने, राजनीतिक संरचना को मजबूत करने में और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजस्व विभाग ने करों और न्याय बकाया के नियमित संग्रह में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रांतीय प्रशासन में साम्राज्य को
पातकों और मंडलमों से विभाजित किया गया। प्रांतों को वटनाडु डिवीजनों, नाडु जिलों और कुंभ गांवों में विभाजित किया गया। चोल साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया गया था जिन्होंने मंडलम कहा जाता था, जो वनाडु में विभाजित थे, और इनको कोटम नामक इकाइयों में उप विभाजित किया गया था। राजा के शासनकाल के दौरान राज्य ने भूमि सर्वेक्षण और मूल्यांकन की एक बड़ी परियोजना शुरू की और साम्राज्य का पुनर्गठन किया। चोल साम्राज्य में न्याय ज़्यादातर एक स्थानीय मसला था। गांव स्तर मालूमी विवादों का निपटारा किया जाता था। मालूमी अपराधों के लिए जुर्माना या अपराधी को कुछ दान देने के लिए निर्देश दिए जाते थे। कभी कभी गांव के तालाबों की सफाई भी बहुप्रचलित सजा थी। कस्बों के लिए संबद्ध प्रशासन को तुनकुरम के रूप में जाना जाता था। नगर स्वायत्तता ग्राम स्वायत्तता के समान थी और दोनों को सभाओं द्वारा प्रशासनिक किया जाता था। अंतर्जातीय आबादी वाले गांव राजा को कर का भुगतान किया करते थे। ब्राह्मणदेय का आग्रह गांव ब्राह्मणों को दिए गए थे जिनकी पूरी आबादी ब्राह्मण थी। देवदान गांव के देवताओं को दिया गया था और कामोवेश उसी प्रकार से कार्य करते थे। उसमें एक साधारण गांव के कर देने वाले निवासी शामिल थे। सभा की सदस्यता गांव के ब्राह्मणों तक ही सीमित थी। यह विशेष रूप से ब्राह्मणों को दिए गए गांव में पाई जाती थी। नगरम को शहरों और कस्बों जैसे व्यापार केंद्रों में अधिक पाया जाता था। उनकी कार्यप्रणाली अलग अलग थी और गांव के सभी करदाता वास्तविक पुरुष थे, लेकिन वास्तव में विधि सदस्य अधिक सक्रिय भूमिका निभाते थे। सभा की भी यही व्यवस्था थी। दोनों आमतौर पर विशेष कार्य के लिए अपने सदस्यों के बीच से विभिन्न आकारों की छोटी समितियों का गठन करते थे। सेना व्यवस्था चोल राजाओं को एक पेशेवर सेना थी जिसमें राजा सर्वोच्च सेनापति था, जिसके 4 तत्व जिसमें घुड़सवार सेना, हाथी, बिहनी, पैदल सेना के कई प्रभाग और एक नौसेना शामिल थी। तलवारधारी जिसमें स्थानीय और भरोसेमंद सैनिक थे। हथियारों ने सेना में एक प्रमुख भूमिका निभाई और राजाओं के पास कई युद्ध करने वाले हाथी थे। चोल नौसेना प्राचीन भारतीय समुद्री शक्ति की सर्वश्रेष्ठ नौसेना था। चोल राजा अपने कुशल सेना की वजह से अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने में समर्थ थे। इस पेशर जैसे कुछ विद्वानों ने चोल द्वारा मारे गए छापों और सेना द्वारा निभाई गई भूमिका पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। अर्थव्यवस्था भू राजस्व और व्यापार कर आय का मुख्य साक्षी थे। चोल शासकों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए। चोल अर्थव्यवस्था स्थानीय स्तर पर 3 स्तरों पर आधारित थी। कृषि बस्तियों ने व्यावसायिक शहरों को आधार बनाया। चोल शासकों ने बुनाई उद्योग को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया। शुरुआती मध्य काल में सबसे महत्वपूर्ण बुनाई समुदाय सलियार और काईकोतर थे। रेशम की बुनाई को प्रोत्साहित किया गया और कांचीपुरम रेशम का मुख्य केंद्रों में से एक बन गया। कई लोगों के लिए कृषि प्रधान व्यवसाय था। भूमि स्वामियों के अलावा अन्य लोग कृषि पर निर्भर थे। धातु उद्योग और आभूषण की कला उत्कृष्ट के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। समुद्री नमक का निर्माण भी हो रहा था। कृषि अर्थव्यवस्था की समृद्धि सिंचाई सुविधाओं पर काफ़ी हद तक निर्भर करती थी। कुओं, तालाबों की खुदाई के अलावा चोल शासकों ने कावेरी और अन्य नदियों को शक्तिशाली पत्थर के बांध से बनाया और ज़मीन के बड़े हिस्से पर पानी वितरित करने के लिए नहरों की खुदाई की।
राजेंद्र चोल ने अपनी राजधानी के पास एक कृत्रिम झील बनवाई। चोल राजाओं द्वारा किए गए विभिन्न सिंचाई उपयोगों से समाज की भौतिक समृद्धि में बहुत विकास हुआ। व्यापार। चोल राज्य ने विदेशी व्यापार और समुद्री गतिविधि में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिससे चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में उनका प्रभाव बढ़ गया। 9वीं शताब्दी के अंत में दक्षिणी भारत ने व्यापक समुद्री और वाणिज्य गतिविधि विकसित की। दक्षिण भारतीय व्यापारियों ने अंतर्राज्यीय और विदेशी व्यापार में एक प्रमुख भूमिका निभाई। चीन के संग राजवंश शैलेंद्रों के अधीन श्रीविजय साम्राज्य और बगदाद में अब्बासिद खलीफा मुखिया व्यापारी भागीदारी थे। समाज। चोल राजाओं ने सार्वजनिक कल्याण के लिए भी भूमि दान की। तिरुमुकुक्करडल शिलालेख से पता चलता है कि एक अस्पताल का नाम वीरा चोल के नाम पर रखा गया था। समाज के कृषक वर्ग बहुयात में था। बेबला कामगारों को श्रीलंका भी भेजा गया था। अभिलेखों की गुणवत्ता सारस्वता और शिक्षा के उच्च स्तर की इंगित करती है। इन अभिलेखों को दरबारी कवियों द्वारा लिखा गया था और प्रभावशाली कारीगरों द्वारा उत्कृष्ट किया गया था। तमिल शिक्षा का माध्यम थी। धार्मिक मठ या मठ घाटियाँ सीखने के केंद्रों में थे और उन्हें सरकारी सहायता प्राप्त थी। धार्मिक अनुदानों के द्वारा भूमि का व्यापक अनुदान निश्चित रूप से कृषि समाज के विस्तार और प्रसार के परिणाम स्वरूप हुआ। मध्ययुगीन राजवंशों द्वारा मंदिर निर्माण गतिविधियों को एक कमजोर अर्थव्यवस्था में अर्थ व्यक्त के उदाहरणों के रूप में नहीं देखा जा सकता। चोल संस्कृति। कला और वास्तुकला। चोल राजा ने केवल अपने सैन्य कौशल के लिए जाने जाते थे, बल्कि उन्हें कला और वास्तुकला के लिए क्षेत्र में भी बड़ी योगदान दिया है। दक्षिण आरंभिक मध्ययुगीन शहरीकरण की एक प्रमुख विशेषता मंदिर शहरों में विशाल मंदिर परिसरों का विकास है। विशेष रूप से कांचीपुरम शहर में केंद्रित पल्लव वंश 6वीं-9वीं शताब्दी के शासनकाल में एक नए प्रकार का शहरी विकास शुरू हुआ। पल्लव काल में होने वाले घटनाक्रम चोल राजाओं के बाद के शासनकाल के दौरान सामने आए, जब तमिलनाडु के कई इलाकों में मंदिरों के आसपास शहरी केंद्रों का विकास। कावेरी नदी के डेल्टा में केंद्रीय स्थान कुमुक्कू वर्तमान कुमकोंडम शहर था। चोल काल के दौरान कुदमुक्कू चोल राजधानी पयालू से जुड़ी शहरी परिसर में एक प्रमुख स्थल था, जो एक बड़े क्षेत्र में दक्षिण और पश्चिम में फैला था। कुदमुक्कू कई पवित्र मंदिरों के पवित्र केंद्र के रूप में कार्य करता था। ट्विन सिटीज एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग प्रसिद्ध थे और सुपारी के थोक लेन देन के लिए प्रसिद्ध थे। क्षेत्र में मुख्य श्रमिकों की भी बहुतता थी। मंदिर आमतौर पर शहरी परिदृश्य पर हावी थे। तंजावुर चोलों के उदय से पहले ही अस्तित्व में था। तंजावुर के केंद्र में भीमेश्वर मंदिर था। मंदिर के चारों ओर राजनीतिक पुजारी वर्ग और व्यापारियों के लिए आवास थे। मंदिर के शहरी स्थान के केंद्र के रूप में विकसित हुए मंदिर निर्माण अपने अंतिम चरण में एक उपनिवेश हो चुका था, जिसमें शाही शहर के आरोपण का संकेत था, जिसमें सेना की टुकड़ी की एक श्रृंखला भी शामिल थी। चोल राजाओं ने कावेरी नदी के किनारे कई शिव मंदिर का निर्माण किया। चोल मंदिर की वास्तुकला को इसकी भव्यता के साथ साथ सूक्ष्म महीन कारीगरी के लिए भी सराहा गया। चोल कला दक्षिण पूर्व एशिया में फैल गई और उसने दक्षिण पूर्व एशिया की वास्तुकला और कला को प्रभावित किया।
मंदिर की इमारत को राजराजा चोल और उसके पुत्र राजेंद्र चोल की विजय का प्रतिभा से बहुत प्रेरणा मिली थी। चोल वास्तुकला की परिपक्वता और भव्यता का विकास तंजपुर और गंगाईकोंडा चोलपुरम के 2 मंदिरों में हुआ। विदेश्वर मंदिर, गंगाईकोंडा चोल मंदिर और दारासुरम के ऐरावतेश्वर मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया और इन्हें महान जीवित मंदिरों के रूप में जाना जाता है। वास्तुकला विशेष रूप से द्रविड़ या दक्षिण भारतीय वास्तुकला की शैली चोलों द्वारा विकसित की गई थी। चोल मंदिर की मुख्य विशेषता विद्यमान है, जिसमें अलंकृत गोपुरम या प्रवेश द्वारा भी बनाया जाता था। चोलों के अधीन मंदिर सामाजिक जीवन का केंद्र बन गए। ग्राम सभा मंदिर में मंडप में ही अपनी बैठकें करते थे। मंडप चोल मंदिर वास्तुकला की एक अतिरिक्त विशेषता बन गई। तमिलनाडु में पुदुकोट्टाई जिले के चोल मंदिरों की असामान्य रूप से बड़ी संख्या में, जो पल्लव काल से लेकर चोल काल तक वास्तुकला की दक्षिण भारतीय शैली के विकास का एक अच्छा उदाहरण है, जिसमें सबसे महान महत्वपूर्ण निसंदेह थरमलाई मेलमलाई में विजयालय चोल सौहार मंदिर है। इस श्रेणी के अन्य महत्वपूर्ण मंदिर कुंभकोणम नागेस्वामी मंदिर और श्री विशनलूर में नूरकुरंगनाथ मंदिर, तिरुवल्लीसरम के अगवतीसारा और चोलसवारा के जुड़वा मंदिर हैं। परिपक्व चरण के चारों के मंदिरों का सबसे अच्छा उदाहरण तंजौर में राजाराज द्वारा 1910 में निर्मित शिव या बृहदीश्वर या राजराजेश्वर मंदिर है। ये चोलों की भौतिक उपलब्धियों के लिए उपयुक्त स्मारक है। मध्ययुगीन काल के सभी भारतीय मंदिरों में से सबसे ऊंचा 216 फीट होने के अलावा यह दक्षिण भारतीय पुस्तकालय का एक उत्कृष्ट नमूना है। गंगाईकोंडा चोलपुरम शिव या भैरवेश्वर को समर्पित का एक मंदिर हर तरीके से उत्कृष्ट है। ये योजना में बड़ा है, हालांकि सबसे जितना ऊंचा नहीं है। बाद में चोल मंदिरों में दारासुरम तंजौर जिला में एकतेश्वर मंदिर और त्रिभुवनम और कंपेश्वर मंदिर शामिल है। मूर्तिकला और चित्रकारी, चोल काल में मूर्तिकला के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति देखी गई है। कुंभकोणम और श्रीनिवास नन्नुल में कुरंगनाथ मंदिर की दीवारों पर एक नागेश्वर स्वामी मंदिर की कई अन्य संरचित और लगभग आदमकद चित्र है। तिरुपति स्वरम स्थित शिव मंदिर शानदार आरंभिक चोल कला का एक जीवित उदाहरण है। तंजौर और गंगाईकोंडा चोलपुरम के बृहदीश्वर मंदिरों की दीवारों में बड़े आकार के कई चित्र हैं। चोल मूर्तिकारों ने 9वीं शताब्दी के मध्य के आसपास का सही ढलाई शुरू की। चोलों को विशेष रूप से उनके नटराज की कांस्य प्रतिमा के लिए जाना जाता था। कुंभकोणम के नागेश्वर मंदिर का नटराज की छवि इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। सजावटी मूर्ति कला कई रूपों में प्रदर्शित है। वास्तुशिल्प, रूपकांडों, पुष्प और वनस्पति, पशु पक्षी, नर्तकी की
आकृतियाँ और पौराणिक कहानियाँ, चित्रकारी विजयालय, चोल सवारा और राजराजेश्वर मंदिरों की दीवारें पर पाए जाते हैं। विजयालय चोल सवारा मंदिर की दीवारें पर महाकाल देवी और शिव की बड़ी चित्रित आकृतियाँ अभी भी राजराजेश्वर मंदिर के नटराज और त्रिपुरांतक के रूप में कैलाश पर्वत और उसके निवास दृश्य बड़े आकार में दीवारों पर चित्रित किए गए हैं। उपसार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जब उत्तर भारतीय रणनीति आक्रमणों से परेशान थी, तब चोल राज्य ने दक्षिण को कई शताब्दियों तक स्थिरता प्रदान की। नाडु प्रशासन, विदेशी व्यापार और बड़े पैमाने पर मंदिर परिसर चोल राज्य व्यवस्था की जटिल संरचना को समझने में सहायक है। चोल इतिहास पर हुए शोधों ने चोल राज्य की संरचना और दक्षिण में आरंभिक मध्ययुगीन सदियों के विकास की हमारी समझ को बदल दिया है। सारांश: नीलकंठ शास्त्री चोल राज्य को एक मजबूत नौकरशाही राज्य के रूप में समझते थे। पेटेनस्टीन ने सेल्मेटरी स्टेट मॉडल विकसित किया, जहां राजाओं का परिधि पर अधिकार कम था। चोलों को नाडु और स्थानीय प्रशासन के लिए जाना जाता था। राजा और राजेंद्र सबसे महान चोल शासक थे। दोस्तों, चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।